आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक रहेगा इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इससे पहले हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा है कि इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है, उसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कवर कर दिया है। हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम भी पढ़ रखा है। साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ बायोम्स भी कवर कर लिए हैं। अब हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल बैलेंस आखिर होता क्या है। इकोलॉजिकल बैलेंस हम पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। Ecological balance is a state of dynamic equilibrium within a community of organism in a habitat or ecosystem. Ecological balance क्या होता है? ये एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। किसके अंदर? कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कि एक हैबिटेट या इकोसिस्टम का पार्ट होता है। सेकेंड पॉइंट कहता है इट कैन हैपन व्हेन द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन स्टेबल रिलेटिवली। और ये तब हो पाता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की चाहे जितनी भी हम वैरायटी ला दे, चाहे जितने भी तरह के लोग रह ले, लेकिन वो एक दूसरे के साथ स्टेबल तरीके से रहे। तीसरा पॉइंट ये भी कहता है ग्रेजुअल चेंजेस डू टेक प्लेस। इसका मतलब है कि देखो, जो नॉर्मल चेंजेस हैं वो तो होंगे ही होंगे, बट दैट ओनली हैपेंस थ्रू नेचुरल सक्सेशन। पर वो बस तभी होता है जब नेचुरल सक्सेशन की बात आती है। It can also be explained as a stable balance in the number of each species in an ecosystem. ये ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक स्टेबल बैलेंस है हर नंबर में, जो कि इस धरती पे जितने भी स्पीशीज हैं उसके हर नंबर में एक स्टेबल बैलेंस है। This occurs through competition and cooperation between different organisms where population becomes stable. और ये कैसे होता है? कंपटीशन और कोऑपरेशन के थ्रू, जो कि हर ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, जहां पर में हम पॉपुलेशन को क्या रखते हैं? स्टेबल रखते हैं। अब ये पॉपुलेशन कैसे आता है वो हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। दिस बैलेंस इज बॉट अबाउट बाय द फैक्ट दैट सम स्पीसीज डिपेंड अपॉन अदर फॉर देयर फूड एंड सस्टेनेंस। इसका मतलब क्या हुआ? तो अभी हमें देखना है कि पॉपुलेशन का जो बैलेंस है वो हम कैसे मेंटेन रखते हैं। तो क्या होता है कि जो बहुत सारी जो स्पीशीज होती हैं अर्थ पे, वो कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंड करती हैं अपने फूड और अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो उस हिसाब से क्या रहता है, हमारा जो पॉपुलेशन है हमेशा बैलेंस रहते हैं। सच अकाउंट्स आर एनकाउंटर्ड इन वास्ट ग्रासलैंड वेयर द हर्बीवोरस एनिमल्स आर फाउंड इन प्लेंटी। और ये सब हम कहाँ देखते हैं? जैसे कि कोई बहुत बड़ा मैदानी इलाका है, वास्ट ग्रासलैंड है, वहां पर में जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो कुछ ज्यादा ही अमाउंट में पाए जाए। इसी का और कंटिन्यूएशन में है। ऑन द अदर हैंड कार्निवोरस एनिमल्स, टाइगर्स, लायंस, दैट आर नॉट यूजुअली इन लार्ज नंबर, ये लार्ज नंबर में नहीं होगा, दे हंट एंड फीड ऑन द हर्बीवोरस देयर बाय कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। अच्छा देखो, अब एक बात समझो, यहाँ पे जो हर्बीवोरस की पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी नंबर में, और कार्निवर क्या था? कम था नंबर में। पर कार्निवर क्या करता है कि ये इनका शिकार करता है और इनको अपना भोजन बनाता है, जिससे एट लास्ट होता क्या है कि जो पॉपुलेशन होती है वो बैलेंस होती है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हर्बीवोरस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, या ऐसा भी नहीं हो रहा है कि कार्निवोरस बहुत ही कम होते जा रहे हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि पॉपुलेशन हमारा हमेशा बैलेंस होता है। Any disturbance in the native forest, such as clearing the forest for shifting cultivation, usually brings about a change in the species distribution. अभी देखो, अगर किसी भी फॉरेस्ट में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस होकर होता है, जैसे कि हमने फॉरेस्ट को काट दिया, साफ कर दिया, ताकि हम अपना क्या कर सके, या तो एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए, या फिर मान लो कि इंसानों को ही वहाँ पे शिफ्ट कराना है, तो उससे होता क्या है ना कि जो स्पीशीज जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड था ना उस जगह पर में, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। This change is due to competition where the secondary forces species such as grasses, bamboos or pines overtake the native species, changing the original forest structure. अभी देखो, ये competition आता कैसे है? पहले मान लो कि उस फॉरेस्ट में कुछ और तरह के, कुछ और प्रजाति के प्लांट्स वगैरह थे, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर में ग्रासेस आ गए, बैम्बूज मतलब कि बांस आ गए, या पाइन्स आ गए। तो उससे होता क्या है कि जो नेटिव स्पीशीज थी, मतलब जो वहाँ पे शुरुआत से रह रही थी, उसको क्या कर लिया, अभी के स्पीशीज ने ओवरटेक कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि पूरे ओरिजिनल फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। या चलो मान लो कि अगर इंसान वहां पे बस गए, तो अब इंसान क्या करते हैं, वो इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि पेड़ को बड़ा होने में भी कम से कम 20-25 साल लगेगा।
वो क्या करते हैं, अपने घर तरफ में इंडोर प्लांट्स कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि पूरे फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इट लुक्स लाइक अ प्लैन्ड कॉलोनी। तो एक तरह से क्या हुआ, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज टर्म्ड एज सक्सेशन, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बस हमने डिस्कस किया है। देखो यहाँ पर मैं लिखा हुआ था सक्सेशन के बारे में, जस्ट अ सेकेंड। हमने सक्सेशन के बारे में यहाँ पर मैं यही पढ़ा है कि कैसे आखिर में पूरे फॉरेस्ट का जो हुलिया था वो बदल चुका था। अब साथ ही हम इसके देखेंगे कि सक्सेशन की बात हमने इससे पहले एक पॉइंट में की थी कि जहां पर में चेंज तो आता है लेकिन वो किसके थ्रू आता है, नेचुरल सक्सेशन के थ्रू। तो ये रहा वो पॉइंट जो मैं बता रही थी कि ग्रेजुअल चेंजेस आते तो हैं पर वो हमेशा नेचुरल सक्सेशन के थ्रू ही आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। Ecological balance may be disturbed due to the introduction of new species, natural hazards और human causes। अब देखो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना वो डिस्टर्ब हो सकता है, या तो आप उसमें नई स्पीशीज ऐड कर दो, या तो नेचुरल हैजर्ड्स जैसे कि फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, तो उससे पूरी तरह से तबाह हो जाती है वो जगह। या फिर ह्यूमन कॉजेस में क्या आ जाएगा, या तो हमने वहाँ पे डैम बना दिया, कोई मॉल खोल दिया, कोई होटल डाल दिया। सो इसके कारण ह्यूमन इंटरफेरेंस से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इकोलॉजिकल बैलेंस में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस हैज अफेक्टेड द बैलेंस ऑफ प्लांट स्पीशीज लीडिंग टू डिस्टर्बेंस इन द इकोसिस्टम। मतलब हमारे इंटरफेरेंस ने क्या किया है, प्लांट स्पीशीज के बैलेंस को तो पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया है। इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। सच डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग अबाउट न्यूमरस सेकेंडरी सक्सेशन। अब इस डिस्टर्बेंस से क्या होता है कि सेकेंडरी सक्सेशन आने लगता है। मतलब अब उस चीज का भी हुलिया बदल जाएगा जो आया था। मतलब मान लो कि बहुत सारे लोग आए, ठीक है, और उन्होंने फॉरेस्ट को कट करके क्या बना दिया, अपने घर बार बना दिए। अब तो पूरी तरह से वो फॉरेस्ट का नक्शा चेंज हो चुका है। लोगों ने क्या किया, अब वहां पर में भी उन्होंने कोई पेड़ वेड़ नहीं लगाए, चलो ठीक है। अब उसके बाद कुछ घर वाले इंस्पायर हो गए और उन्होंने थोड़े बहुत पेड़ डाले भी, ठीक है, लेकिन लोगों का इग्नोरेंस इस लेवल तक है कि वो उस पेड़ की भी जो है अच्छे से केयर नहीं कर पाए। तो जब अच्छे से केयर नहीं कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे फैक्टर्स मिला करके क्या होगा कि जो उन्होंने थोड़े मोड़े पेड़ लगाए थे उस फॉरेस्ट को काट करके अब वो भी हट जाएंगे। तो अब हमारा दूसरा सक्सेशन आ गया कि अब उस जगह पर भी कुछ है ही नहीं। तो कुल मिला करके ह्यूमन इंटरफेरेंस ने प्राइमरी सक्सेशन नहीं लाया, एक तरह से सेकेंडरी सक्सेशन भी लाया। उसने प्लांट तो लगाए लेकिन उसने टेक केयर नहीं करी, जिसके कारण हुआ क्या एट लास्ट कि वो वाला भी जो एरिया था वो फिर से बदल गया। देखो यहाँ पे वही लिखा है, ह्यूमन प्रेशर ऑन द अर्थ रिसोर्स हैज पुट अ हेवी टॉल ऑन द इकोसिस्टम। जो हमारा प्रेशर है रिसोर्सेज पे, और प्रेशर इन द सेंस जिस हिसाब से हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो नहीं करते हैं। हमें बस लगता है कि अगर ये रिसोर्स है तो ये हमारे पूरी तरह से काम आनी चाहिए। हम ये सोचते ही नहीं है कि हमें आगे की दुनिया भी देखनी है और हमसे बाद भी एक जनरेशन आएगी। तो इस कारण हमने इकोसिस्टम को काफी हद तक के बेकार तो किया ही है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हैव बॉट मेनी नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, लैंडस्लाइड, डिजीजेस, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा। देखो आपने सुना ही होगा कि कई बार ये जो नेचुरल कैलेमिटी है इसका नाम भले नेचुरल है, पर कई बार क्या होता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण ही लैंडस्लाइड होता है, फ्लड होता है। फ्लड का मैं ऐसे बताती हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं कि हम प्लांट्स को जो है काटते जा रहे हैं, जिसके कारण होता क्या है कि इकोसिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ना ज्यादा रेनफॉल हमें रिसीव होती है, जब हमें ज्यादा रेनफॉल रिसीव नहीं होती तो कभी कहीं ड्रॉट पड़ जाता है। अब मान लो कोई ऐसी भी जगह होगी जहां पर में क्या हो जाता है कि सीधा बादल फट जाता है और फ्लड आ जाता है। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है हमारे साथ, ये सब हमारे साथ नेचर नहीं कर रहा है, ये नेचर का रिप्लाई है जो हम करते हैं। तो कुल मिलाकर के इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से हमारे ऊपर काफी सारी नेचुरल कैलेमिटी कभी भी आ सकती है और आती रहती है। देखो there is a very close relationship between the plant and the animal communities within particular habitat। अगर हम एक ही जगह की बात करें तो प्लांट और एनिमल कम्युनिटी में भी बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होते हैं। Proper knowledge and understanding of such factor provide a strong base for protecting and conserving ecosystem। अगर हम प्रॉपर नॉलेज और अंडरस्टैंड करें कि आखिर क्या फैक्टर्स हैं जिससे हमारा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है,
तो हम और आप चाहे तो अपनी दुनिया को और भी बेटर प्लेस बना सकते हैं। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, बट स्टिल देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड कि अगर आप देखते हैं कि कहीं पर में पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहे हैं और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उससे भी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप एफॉरेस्टेशन हमेशा प्रैक्टिस करें, आप हमेशा पेड़ लगाएं, जिससे कि क्या हो कि हमारा जो अर्थ है वो हमेशा ग्रीन और हेल्दी रहे। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर थे। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।